100। कारण ये रहता है कि माइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जर्नल क्वेश्चन। अपन कहते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने बैठे, आवर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस दोनों अपने पास है। कॉन्फिडेंस भी है और ओवर भी है, और जब ओवर कोई चीज़ होती है तो आप लोगों को ले डूबने का काम करेगी। ठीक है, बहुत माइनर सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। कोशिश करेंगे अच्छे से और सही ढंग से करने की। ठीक है, तो प्रयास करना, साथ का साथ पढ़ते चले। पढ़ा होगा पहले पूरा सब्जेक्ट, एक बार पढ़ा होगा ना पहले, है? क्या क्या पढ़ा था? खड़ा हो जाओ। क्या क्या पढ़ा था? बस। और ऊँट, मतलब दूध आते ही छेना पनीर आ गया। बेट, वेरी गुड। नमस्ते नरेश प्रजापति जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। चलिए देख, बेसिक इंट्रोडक्शन। अपने माइंड में क्या आता है कि भाई तुम लोग 12th वाली बात कर देते हो। 12th में अपन एग्रीकल्चर लेके आते हैं, और लेके आते ही अपने सर पर एक ठप्पा लगवा देते हैं डांडालॉजी का, है ना? तुम कहाँ से आए? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। डांडालॉजी का ठप्पा लगवा देते हैं ना। 12th 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, डांडालॉजी या डांडा डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर के डांडा, यही बोला जाता है। मस्ट ऑफ बोलते भी है, क्योंकि अपनी हरकतें ऐसी होती है ना। हाँ, हरकतें ऐसी होती है, रोजड़े टाइप। समझ गए ना, रोजड़ा किसे बोलते हैं? समझा? हाँ, नील का है, जिनको मारने पर भी पाबंदी और नियंत्रित भी नहीं हो। उसी तरह से एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट अपने आज स्टार्ट करने वाले हैं। और कोई नहीं आने वाला? चल कोई बात नहीं। एनिमल हस्बेंड्री, बेसिक इंट्रोडक्शन अगर अपन स्टार्ट करें कि भाई एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअल में होता क्या है। आप लोगों ने पहले भी काफ़ी बार इसको पढ़ा है, तो कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन तो आप जानते होंगे कि एनिमल क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? क्या होता है? पशु पालन। ठीक है, देखते हैं। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। यही बोलते हैं ना, पशुपालन। ठीक, पालन का मतलब होता है क्या? पालन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आप यूज करते हैं, डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? पालना, एक तरह से पालतू या पालना। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा बेसिक ध्यान देना। अपने को स्टार्ट करना है इस हस्बेंड्री से। कहाँ से स्टार्ट करना है? हस्बेंड्री से। हस्बेंड्री एक इंग्लिश शब्द है, सभी को पता है। हस्बेंड्री क्या है? एक इंग्लिश शब्द है। तो हस्बेंड्री अपन काफ़ी लोग पढ़ते हैं, काफ़ी जगह पढ़ते हैं। हस्बेंड्री जरूरी नहीं कि एनिमल हस्बेंड्री होती है। काफ़ी बार आप फूड हस्बेंड्री वगैरह, हस्बेंड्री का मतलब होता है एक साहित्य बड़ा, ठीक है, ग्रंथ, जिसके बारे में सारी जानकारी दी होती है। यहाँ पर भी अपन क्या पढ़ते हैं कि भाई एक इंग्लिश शब्द है। कौन सा है? इंग्लिश। और इंग्लिश के हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड से क्या बना है? हस्बेंड्री। हस्बैंड का मतलब पति। हस्बैंड का मतलब पति होता है। हाँ, वास्तविकता में पति ही होता है हस्बैंड का मतलब। नहीं है तुम लोग किसी के? किसी के नहीं हो? ठीक है, बढ़िया बात है। अपने प्रोसेस भी नहीं चला रखी घर वालों ने, फिर क्या ही मतलब। अपने है 2-3 के? अरे भाई चलो कोई बात नहीं। चले देखिए, हस्बैंड का मतलब क्या होता है? आपने निकाल दिया पति, भाई ये लो पति। ठीक है, इस पति को थोड़ा साइड में रखना। हस्बैंड का मतलब आपने निकाला पति। पति क्या करता है? पति अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। पति अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। जाहिर सी बात है, समझ भी गए होंगे किस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके द्वारा चयनित है
कोई वाइफ, तो आपको काम करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपके घर वालों के द्वारा चयनित है कोई वाइफ, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग काम करवाओगे, दोनों चीज, है ना। तो अब समझ गए होंगे कि बर्तन साफ करवाने हैं या करने हैं, दोनों स्थितियां अपने साथ में है। अपन क्या करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन में अगर अपन हस्बैंड का मतलब निकाले तो हस्बैंड क्या करता है, देख रेख करता है। अगर अब मैं सीधी सी लैंग्वेज में इसको बोलूं तो हु वन टेक्स केयर, जो देख रेख करता हो। इसका मतलब क्या होता है, जो देख रेख करता हो, देख रेख करता हो, ठीक है। जो देख रेख करता हो वो क्या होता है, हस्बैंड होता है, ठीक है। जो भी देख रेख करने वाला होता है उसको अपन बोलते हैं हस्बैंड। यहां ध्यान रखना, लेकिन अपन हिंदी में जब भी अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, और हिंदी कन्वर्जन अपन जब भी करते हैं तो यहां पर क्या आता है, पशुपालन। अब बेसिक चीज में जब भी अपने से हस्बेंड्री का मतलब पूछा जाता है ना, तो अर्थ अपने को बताना है जो देखरेख करता हो या देखरेख करने वाला, जो देखरेख करता हो या देखरेख करने वाला, ठीक है। लेकिन आप लोग गलती कर बैठेंगे पालन की। एनिमल हस्बेंड्री, इस शब्द में हस्बेंड्री का वास्तविक मीन क्या है, अर्थ क्या है, आप लिखेंगे पालन करना। क्या करेंगे, पालन करना। और कोई किसी का पालन नहीं करता है आज के टाइम पे, ठीक है। सब क्या करते हैं, देखरेख करते हैं। और देखरेख नहीं करोगे तो परसों के दिन न्यूज में आएगी, फलाने की बीवी फलाने के साथ फुर, यही आएगा। जरूरी है कि नहीं देखरेख करना, तो देखरेख करना जरूरी है। हस्बैंड का मतलब होता है देखरेख करने वाला। यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं कि परिभाषा क्या होती है, ठीक है। परिभाषा, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा क्या होगी। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की लिख रहे हो तो अगर साथ का साथ लिखते चलना। जो भी आप ऑनलाइन भी मेरे साथी जो भी है, अगर लिख रहे हैं तो साथ का साथ लिखते रहना। दोनों साथ मिलजुल के क्या करोगे, भाई क्या दोनों मिलजुल के एक दूसरे के साथ भगने के प्रयास करोगे या किसी और के साथ भगने का प्रयास करोगे। दोनों शाम शाम को बैठे नसीहत दोगे कि तू उसके साथ भग जा, मैं उसके साथ भग जाता हूं, खत्म मैटर। चले, जो भी लिख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, साथ का साथ नोट्स बनाते रहना कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का पालन पोषण, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का पालन पोषण, प्रजनन व स्वास्थ्य की देखरेख करते हुए, उनसे मिलने वाला उत्पाद प्राप्त करना। बहुत अच्छी बात है, तो आप रिवाइज करें। जिनके नोट्स कंप्लीट हो गए वो रिवाइज करते रहें। बिल्कुल देख रेख करते रहो, नहीं करोगे तो फिर अपनी हरकतों के हिसाब से भुगतोगे भी, ठीक है। लिखा डेफिनेशन कंप्लीट। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का पालन पोषण, प्रजनन व स्वास्थ्य की देखरेख करते हुए उनसे मिलने वाला उत्पाद प्राप्त करना, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप कोई काम करते हैं, कोई आउटपुट देते हैं, तो वहां से कुछ न कुछ मिलने की कामना जरूर करते हैं। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, 2 घंटे 4 घंटे आराम से पढ़ते हैं, तो भाई ठाले पंक्ति में, या फिर यूं नहीं कि रूम पे फ्री बैठे हैं तो यहाँ आके बैठ गए। ये जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप लोग, उसका कोई न कोई पर्टिकुलर मीन है। आज नहीं पितु कल, कल नहीं पितु परसों, कभी न कभी कोई न कोई लाभ आपको मिलने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग पालन पोषण करेंगे। पालन पोषण शब्द में आप लोगों को 2 चीजें ऐड करनी है। जहां आपने लिखा ना पालन पोषण, इस पालन पोषण में अपन क्या क्या करेंगे। पालन में एक तो अपन लेंगे आहार, ठीक है, ये इसका हो जाएगा आहार प्रबंधन। पोषण वाला मैटर क्लियर। दूसरा अपने पास आता है पालन, जिसमें अपन करेंगे आवास प्रबंधन। ये 2 चीजें और ऐड की जाती है किसमें, पालन पोषण में। अब जब भी अपन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं ना, तो काफी सारी चीजें पढ़ते हैं भाई। एनिमल का जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एनिमल से रिगार्डिंग जितनी भी रिवोल्यूशंस यानी क्रांतियां हैं वो पढ़ते हैं। इसके अलावा जितना भी इंस्टीट्यूट है वो अपन देखते हैं। फिर सेकंड अपन चलते हैं उसके पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, यानी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं। तो उसमें अपन उसकी आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, पशु का चयन भी करते हैं, चयन की अलग अलग विधियां देखते हैं। और जब अपन इसमें प्रदर्शन वर्ती पढ़ते हैं तो उसमें मेले भी डिस्कस करते हैं,
ठीक है। इसके अलावा अपन काफी सारी चीजें छटनी यानी कलिंग करने के मेथड्स भी अपन देखते हैं। विनिंग और सैविडिंग जो तरीके होते हैं कि पशु को पालने के तरीके या बछड़ों को पालने के तरीके, वो भी देखते हैं। दुग्ध विज्ञान पूरा आप लोगों को देखना, ब्रीड्स आप लोगों को पूरी देखनी, नस्लें किस तरह से होती है और नस्लों की क्या क्या विशेषताएं है। इसके अलावा अपन इसमें क्या करेंगे, रोग प्रबंध पढ़ेंगे, ठीक है, पशुओं में लगने वाले सारे रोग और रोग के क्या क्या उपाय रहते हैं। इसके अलावा कुछ शब्दावली है अपने पास, और शब्दावली के अलावा औषधियां, ठीक है, जो देसी तरीके हैं जिससे आप रोगों का उपचार कर सकते हैं। ये बिल्कुल माइनर पॉइंट अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा देखो एक चीज अपन पढ़ते हैं, पशुधन, पशुधन, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल का मतलब क्या होता है, पालतू, यही होता है ना। लेकिन यहां पर पालतू जीव बोलने के बजाय आपको क्या बोलना है, पशुधन, और यही पशुधन आप लोगों को इसमें पढ़ना है। अभी तक जो ऊपर मैटर पढ़ा ना, ऊपर जो मैटर जितना भी पढ़ा अपन ने, कि इसकी डेफिनेशन पढ़ी, पालन पोषण प्रजनन वगैरह स्वास्थ्य वगैरह से देखा, ये सारी मिथ्या है, झूठ है। झूठ क्यों, क्योंकि ये लाइव स्टॉक का पोर्शन है, ना कि एनिमल हस्बेंड्री का। लाइव स्टॉक समझे आप, आगे जाकर ग्रेजुएशन वगैरह में लाइव स्टॉक पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें लाइव स्टॉक का पोर्शन है। लेकिन अपने को क्या पढ़ना रहता है, डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल बोले तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, यही चीजें पढ़ते हैं। इसके अलावा सुअर भी पढ़ते हैं अपन, सुअर भी तो ऐड करते हैं, मुर्गियां भी ऐड करते हैं। तो ये सारी डोमेस्टिक एनिमल है जिनसे आप लोगों को कोई ना कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो पशुधन किसे बोलोगे, जिनसे कोई आर्थिक लाभ मिल रहा हो, ठीक है। तो सीधा सा लिखे, जिन पशु से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, वो क्या होते हैं, पशुधन होते हैं, ठीक है। अब आर्थिक लाभ कौन कौन सा, आर्थिक लाभ कौन कौन सा, जैसे दूध और मांस, बस घी आएगा मेरे को पता था, चमड़ा, ठीक है, घी वगैरह, छेना वगैरह, पनीर वगैरह सब दूध के बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पिताजी को बिठा दिया तो बेटे को बिठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूध एक मेजर कंपोनेंट है, इससे काफी सारे बाई प्रोडक्ट अपन तैयार करते हैं, ठीक है। तो दूध, मांस, चमड़ा, इसके अलावा गोबर, डंक वगैरह का, वो डंक वगैरह अपन अच्छे से यूज करते हैं, तो गोबर वगैरह ऐड कर सकते हैं, और नहीं ऐड करो तो आप क्या करें, एक्सेप्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आर्थिक लाभ है जिससे आप लोगों को पैसे कमाने का सोर्स मिलता है। इसके अलावा डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से, जैसे गाय, भैंस, भेड़ व बकरी, ठीक है। ये सारे क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल है, कंप्लीट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट अपना चले। लिखना, पशुओं से संबंधित, पशुपालन से संबंधित प्रमुख क्रांतियां, हेडिंग क्या डालोगे, पशुपालन से संबंधित प्रमुख क्रांतियां, पशुपालन से संबंधित प्रमुख क्रांतियां, पशुपालन से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। बिल्कुल, मोहित मेहता जी, ऊन भी एक मेजर सोर्स है, बिल्कुल। हाँ, इसकी रिकॉर्डेड क्लास है ऑलरेडी, है ना, सिमिलर चीज है, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है ऐप के अंदर, बिल्कुल है, आप वहां से देख सकते हैं। चले देखें, व्हाइट रिवॉल्यूशन सबसे पहले अपने पास आता है, अपन इसको क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। दोनों शब्द ध्यान रखना, काफी बार पूछा जाता है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड से क्या शाब्दिक अर्थ है, तो दोनों का मतलब एक ही है। आगे जाके समझा दूंगा कि ऑपरेशन फ्लड किस संदर्भ में अपन बोल रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी योजनाएं आप बनाते हैं, बोलते हैं ना भाई मिशन, ऑपरेशन, ये सारे क्या होता है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए होते हैं। आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, एक मिशन सेटअप करेंगे,
कि भाई इस वे से नहीं तो इस वे से अपने को गुजरना है। दोनों वे होगा कि भाई एक तो मेरे को आराम से चलना, केचुए की चाल, मैं 10 साल बाद भी सफल होऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आप लोगों के पास ऑप्शन होता है नहीं, इस साल अगर वैकेंसी आती है तो इसी साल मेरे को फाइनली सिलेक्शन लेकर निकलना है। दोनों वे आप लोगों के पास है। अब दोनों वे में से आपने कौन सा वे चुना है, ठीक है, उस हिसाब से लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि 10 साल बाद सिलेक्शन होगा चलेगा, तब आप क्या करेंगे, एक शब्द एक दिन का पढ़ के आराम से किताब को क्लोज, यही होगा। जब तक अकल नहीं लगेगी तब तक पूरी किताब को एक साथ कभी नहीं पढ़ोगे। और दूसरा अपने पास टारगेट होता है कि नहीं इस वैकेंसी में बोले तो इस वैकेंसी में, तब आप क्या करेंगे, एक दिन से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, अपनी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल क्षीण हो चुकी होगी। एक समय आता है ना कि 25 साल के बाद आपकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक शक्ति जो होती है क्षीण होती चलती है। आप आज सुबह से शाम तक पढ़ रहे, शाम को याद ही नहीं आता सुबह किया क्या था। अक्सर भूल जाते हैं लोग कि सुबह खाया क्या था, ठीक है। तो बौद्धिक क्षमता क्षीण नहीं हो उससे पहले ही अपने टारगेट को अचीव करें, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड यानी किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए जब अपन देखते हैं ना कि उद्देश्य, श्वेत क्रांति की क्या उद्देश्य, अपना माइनरी पॉइंट यही रहता है, अपन लिखते हैं कि श्वेत क्रांति के उद्देश्य, लेकिन वो श्वेत क्रांति के उद्देश्य नहीं, वो ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य। कितने चरणों में श्वेत क्रांति हुई थी, 3 चरणों में हुई थी। किसके तहत हुई थी, ऑपरेशन फ्लड के तहत हुई थी। ये एक मिशन था। श्वेत क्रांति एक पर्टिकुलर क्रांति थी और क्रांति के बाद एक मिशन सेटअप किया गया, एक मिशन तैयार किया गया था जिससे जितने भी मोटो थे, जिसे अपन बोलते हैं ना एजेंडा, आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसका एक एजेंडा लेके चलते हैं। एजेंडा बोले तो एक रूपरेखा आप लोग पहले सेटअप करते हैं कि मैं आज जो काम करने वाला हूं इन विशेष टॉपिक पर बात करने वाला हूं। यही होता है ना कि भाई इन विशेष टॉपिक पर अपनी चर्चा यहां पर रहेगी, तो उसे बोलते हैं एजेंडा। तो ये एजेंडा क्या था, एजेंडा इस ऑपरेशन फ्लड के अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि भाई श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी। जनक कौन थे इसके, जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब देखो पर्टिकुलर अपन साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं, जब आप जर्नल एग्रोनॉमी पढ़ रहे होंगे तब आप लोगों को पर्टिकुलर साइंटिस्ट भी पढ़ने हैं कि कृषि से संबंधित कौन कौन से विशेष व्यक्तियों का योगदान आप लोगों के संदर्भ में रहता है। तो ये भी अपने एक विशेष व्यक्तित्व है जिसका विशेष योगदान है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पर मैं अलग से ले लेता हूँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था इनका, कोझिकोड, केरल, ठीक है, कोझिकोड केरल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनकी क्या क्या विशेषता है, पहला एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है, स्थापना कब हुई थी इसकी, 1965 या 1955। देखो एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, एनडीआरआई और एनडीडीबी, ये दोनों जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि हर बार क्या होता है कि पहले बोर्ड आता है, पहले क्या आता है, बोर्ड आता है, और वो बोर्ड डिसीजन के जरिए एक संस्था स्थापित करता है। यही होता है ना, वही पहले एक कमेटी बनती है और वो कमेटी निर्धारित करती है कि किस संस्था को रन करना है। लेकिन यहां उल्टा है, पहले क्या बनी, एक संस्था बनी, यानी 1955 यानी 1955 के अंदर एनडीआरआई करनाल हरियाणा में उसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद में एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात, 1965। तो अब ध्यान रखना, पहले एग्रीकल्चर के सेक्टर में एनडीआरआई और एनडीडीबी में पहले कौन आया था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले अपन अपवाद के रूप में पढ़ेंगे कि ये एक अपवाद है, इसमें पहले संस्था आई थी,
यानी 1955 में क्या आया था, संस्था का स्थापना हुई थी और 1965 के अंदर एक बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है, हमेशा पहले बोर्ड आता है फिर संस्था आती है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, पहले संस्था आई फिर बोर्ड आया। तो एनडीडीबी, अब देखो दो चीजें ध्यान रखना, एनडीडीबी के फाउंडर की बात करें तब भी आप लोगों को वर्गीस कुरियन को ही याद करना है। भाई अगर आपसे पूछा है कि एनडीडीबी की खोज किसने की या फिर एनडीडीबी के संस्थापक कौन है, तो भी आप लोग क्या करेंगे, वर्गीस कुरियन की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम चेयरमैन कौन है, प्रथम चेयरमैन, चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो भी वर्गीस कुरियन। दूसरा, इन्होंने क्या किया था, अमूल की स्थापना की थी, अमूल के संस्थापक। ठीक है, अमूल के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ अमूल। अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, अमूल, अमूल के संस्थापक भी कौन है, वर्गीस कुरियन है। ठीक है, बेसिक चीज है। दूसरी चीज इसके संदर्भ में अपने को एक और चीज पढ़नी है, 1989, ये सन याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के संदर्भ में। 1989, 1989। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य पुरस्कार, इस सन में क्या हुआ था, विश्व खाद्य पुरस्कार, पुरस्कार सही है, ठीक है, पुरस्कार हो गया ना। अब अच्छा, अब पुरस्कार, छोटा पुई आता है इसमें, ऊ की छोटी मात्रा आती है, मुझे नहीं पता, ये आप लोगों के हिंदी में आता है काफ़ी बार, हिंदी वाले टीचर से मैंने सुना था कि इस पुरस्कार का सही अर्थ या फिर सही ढंग से लिखने का अर्थ काफ़ी बार पूछा जाता है ना, पुरस्कार या पुरस्कार। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार, और विश्व खाद्य पुरस्कार कौन सा, द्वितीय। ठीक है, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, सेकंड वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था किसको, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। पहला मिला था किसको, स्वामीनाथन को। कब मिला था, 1987 में, 1987 में एमएस स्वामीनाथन को विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला। दूसरा खाद्य पुरस्कार किसको मिला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की सारी रामायण अपन ने यहाँ क्लियर की है। ठीक है, इसके अलावा देखो फेजेस ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी श्वेत क्रांति के चरण पढ़ने से पहले आप लोग करें श्वेत क्रांति के प्रमुख उद्देश्य, क्या डालोगे, उद्देश्य। ठीक है, श्वेत क्रांति के क्या क्या एम है, क्या क्या उद्देश्य है। पहला इसका सबसे मेन मोटो क्या था, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा इसका मेन मोटो क्या था, ग्रामीणों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना, ग्रामीणों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना। उचित मूल्य दिलवाना। तीसरा क्या था, आर्थिक स्थिति सुधारना, और आर्थिक स्थिति किसकी, ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारना। स्थिति सुधारना, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या इंप्रूवमेंट हुआ श्वेत क्रांति के जरिए। श्वेत क्रांति सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल रही, श्वेत क्रांति सफल रही या असफल रही। जल्दी से पीडीएफ मिल जाएगी भाई, पीडीएफ मिल जाएगी, नोट भी करने देंगे प्लीज, है ना, नोट करते रहे, मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नोट कर रहे हैं अपन, साथ का साथ चल रहे हैं। नरेश जी कह रहे हैं कि सक्सेसफुल रही, आप लोगों में से कोई समर्थन करता है सक्सेसफुल रही, फिर मैं इसका लॉजिकली क्वेश्चन बाहर निकालता हूं। देखो
लोग कहते हैं कि श्वेत क्रांति जो है सक्सेसफुल रही, उसका कारण देखें। पहला मोटो था इनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन बढ़ा, ठीक है, दुग्ध उत्पादन बढ़ा। लेकिन सबसे पहले इसके चरण देखो, चरण, ठीक है, कितने चरण हुए थे? 3 चरण हुए थे। और पहला चरण जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1970 से लेकर 1980, इसमें पहला चरण हुआ था, ठीक है। दूसरा चरण हुआ था 1981 से 1986, ठीक है। तीसरा चरण इसका आया था कब? 1986 से 1996, ठीक है। यहां पर श्वेत क्रांति का अंत हो गया, खत्म, ठीक है, अंत। और यहां पर क्या हुई थी? शुरू, ठीक है। बात कर रहा हूं 1996 की, आप आज की बात नहीं करें, ठीक है, क्योंकि श्वेत क्रांति सफल रही या असफल रही ये आप लोगों को जब ये खत्म हुई तब से देखना पड़ेगा। उस टाइम दूध उत्पादन बढ़ गया था, दूध उत्पादन बढ़ा था, लेकिन ग्रामीणों को दूध को उचित मूल्य नहीं मिला था, ठीक है। अगर 1996 से लेकर 2005 तक की मैं बात करूं, 1996 से 2005 तक की बात करें तब 20 रुपये लीटर दूध था। आप लोग भी उस टाइम शायद 2010 के समथिंग आप सब समझदार होंगे, 22 रुपये लीटर में सरस की थैली बाहर मिलती थी, 25-26 रुपये में गोल्ड मिलता था। इसका मतलब मार्केट में इतने कम प्राइस से अगर सरस दूध मिल रहा है या फिर और कोई दूध मिल रहा है तो आपसे परचेज करने वाला दूध कितना सस्ता जा रहा होगा? 10, 12, 15 रुपये लीटर आपसे दूध खरीदा जा रहा था। और यही होता था, अब नॉर्मली एक लोटा लेके पड़ोसी के घर जाते, 10 रुपये देते, वो लोटा भर के दूध दे देती। क्या उचित मूल्य मिला आप लोगों को? नहीं मिला। और अगर मूल्य आप लोगों को नहीं मिला तो आर्थिक स्थिति सुधरना पॉसिबल है ही नहीं। और आज भी एक श्वेत क्रांति ही नहीं है पितु, इतनी सारी क्रांति या फिर इतने सारे मिशंस, योजनाएं लोगों ने चलाई है, सरकार ने चलाए हैं, लेकिन फिर भी गांवों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है। क्या आप लोगों को लगता है आज भी गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार है? नहीं है। आज भी अगर पर्टिकुलर गांवों के अंदर कोई काम पड़ता है ना, छोटा से छोटा काम, तो उसको लोन लेके काम करवाना पड़ता है। क्यों? अगर आर्थिक स्थिति सही होती तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, क्योंकि ग्रामीण रह गए भोले। भोले बोले तो ग्रामीणों में 2 नेचर मैं तुम लोगों को बताता हूं। जब तुम लोगों ने एक्सटेंशन एजुकेशन का बात की होगी या सुना होगा तब आप लोगों को वहाँ नेचर पता चलता। ग्रामीण 2 तरह के होते हैं, एक बहुत बड़े चतुर, और चतुर हो गए ओवर कॉन्फिडेंट, जो हर काम अपने मन से बिगाड़ के चलते हैं, करते खुद की है और काम बिगड़ता है, ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो देखा देखी करते हैं। देखा देखी कैसे? पड़ोसी क्या कर रहा है अपने को उससे मतलब है, जैसा पड़ोसी कर रहा है वैसा उसको फॉलो करना है। अगर पड़ोसी ने अपने खेत में गेहूं लगाया है तो जाहिर सी बात है वो अपने खेत में गेहूं लगाएगा। कारण बता दूं, अगर वो सोचता है कि मैं दूसरी क्रॉप लगाऊंगा तो नीलगाय वगैरह नष्ट करने का खतरा रहता है, तो वो ये सोचता है कि मैं भी गेहूं ही लगाऊं। अगर पड़ोसी का खराब होगी तो मेरे होगी, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे ही खराब हुई तब फिर दुख की बात है। इसलिए वो क्या करता है? देख के काम करता है, जो पड़ोसी कर रहा है वही ये करेगा। और यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग खेती करते हैं, अच्छे से खेती करने का प्रयास करते हैं, ग्रामीण सारे अच्छे से खेती करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी रहती है कि उनको कितनी डोज कितने में डालनी है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फर्टिलाइज़र पर। आज भी तुम लोगों ने देखा होगा यूरिया की किल्लत में लोग बेवजह से सुसाइड करने पर उतर रहे हैं। दम क्या दे रहे हैं बेवजह की, सुसाइड करेंगे। क्यों भाई? रिकमेंडेशन है या नहीं है उनकी उनको कोई परवाह नहीं है। वो 1 बीघे में 4 कट्टा दे रहे हैं। कितना? 4 कट्टा 1 बीघे में, जबकि रिकमेंडेड क्या है? 1 बीघे में 1 कट्टा, वो भी जितनी आवश्यकता हो उतनी ही। मैंने अभी तो एसएसपी देते हुए देखा है। एसएसपी की रिकमेंडेशन होती है 25 से 30 किलो पर बीघा, लोग 4-4 कट्टे दे रहे हैं। पूरे खेत को जब आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे सफेद सफेद चादर चढ़ा रखी या फिर किसी ने आकर जॉनसन बेबी पाउडर छिड़क दिया हो। मैं बांट नहीं रहा था। हाँ, वो सुसाइड हो गया था, सुसाइड कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। हो जाता है, काफ़ी बार फील्ड में दिक्कतें आती रहती है, चलता रहता है बेटा। तो ये प्रॉब्लम्स जब तक ग्रामीण नहीं समझेंगे
तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो आर्थिक स्थिति इंप्रूवमेंट हुई नहीं, तो फिर किस वजह से आप कह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल है? ठीक है, तो ये अनसक्सेसफुल रही थी। ठीक है सर, प्लीज जवाब देना। हेलो सर, मेरी सिंगल बेच में रीट लगी है, अगर ड्यूअल बेच में रीट का फ़ायदा मिलेगा तो सिंगल बेच वालों को फ़ायदा मिलेगा क्या? ये कौन सी रीट है और क्या है? संपर्क करना देखे एक बार से। राइट सर, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं। फेजेस अपनी कंप्लीट है रिवोल्यूशन से रिलेटेड। दूसरी अपने पास आती है रजत क्रांति। दूसरी क्रांति कौन सी आती है? रजत। रजत को आप क्या बोलेंगे? सिल्वर क्रांति। ठीक है, रजत को आपको बोलना है सिल्वर क्रांति। और किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। शुरू किसने किया था? ये भाई साहब इंदिरा गांधी। भाई साहब आपको बोल रहा हूं, इंदिरा गांधी इसको बोल रहा हूं। ऐसा नहीं बोल रहा इंदिरा गांधी भाई साहब ने शुरू की थी, मैंने कहा ये भाई साहब इंदिरा गांधी। भाई साहब मैंने आपको बोला है, इंदिरा गांधी उधर बोला है। बहुत चतुर और चारित्रिक महिलाएं। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ही काम सबसे बेस्ट किया था, वो भी अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए इसने सिल्वर रिवोल्यूशन स्टार्ट करके। इसके अलावा आप इंदिरा गांधी की जितनी भी योजनाएं हैं उठाकर देखना, कृषकों के संबंध में कोई भी योजनाएं इससे नहीं है। ठीक है, बहुत चातुरिक महिलाएं थी, सबसे व्यक्तित्व की धनी थी। जैसे ही लगता कि सिंहासन डोलने वाला है, राष्ट्रपति शासन चालू। लोगों को एक वास्तविक रूप में जो तानाशाह शासन होता है ना, वो इंदिरा गांधी ने किया था। अगर वास्तविक शासन भारत पर किसी ने किया है तो इंदिरा गांधी करने वाली थी। सरकार के खिलाफ आज लोग गाली निकाल देते हैं, लोग हाव हुल्लड़ कर देते हैं। अभी कल परसों की घटना बताऊं, राहुल गांधी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्राएं लेने आए थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सांसद बीजेपी, राहुल गांधी का जो छत्रक पांडाल सजा हुआ था ना, वहां पर हजारों की संख्या तादाद में जाकर बैठ के धरना देके, आओ राहुल गांधी पहले मेरे से मिलो। अब राहुल गांधी पूछा कि ये किसकी पब्लिक है? ये बीजेपी की पब्लिक है। तो पांडाल किसका है? पांडाल कांग्रेस वालों का है। बीजेपी वाला किरोड़ीलाल मीणा धरना दे रहा वहां बैठे, आईएएस समझा रहा है, आईपीएस समझा रहा है, लेकिन वो सांसद है। एक आईपीएस और आईएएस उसके सामने जुबान नहीं उठेल सकते। अगर थोड़ा सा भी तू ता करने की कोशिश की, शाम को फेंकेगा वेस्ट बंगाल के अंदर, शाम को ही, या फिर लेह लद्दाख में सुबह ड्यूटी देते हुए नजर आएगा। कौन बोलेगा? एक विधायक के सामने कलेक्टर की आवाज़ नहीं निकलती। वास्तविक रूप मायने ये रहता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं और जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई लगाम नहीं होती, कोई लगाम नहीं कर सकता जनप्रतिनिधि पर। और वो लेके बैठा है कि भाई आप पूरे भारत में बात करते फिर रहे हैं कि पूरे भारत में महंगाई ज़्यादा है। राजस्थान में 24% महंगाई है, सबसे ज़्यादा ऑल ओवर भारत में। सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान के अंदर है। उस पर कोई गौर नहीं करेगा, क्योंकि घर की माँ को डाकण कोई नहीं बोलता। सही है ना, ये वास्तविकता है। ठीक है, चल ये रजत क्रांति अंडा उत्पादन से माइनर है, इससे रिलेटेड अपने पास कोई रिवोल्यूशन नहीं है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से है। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट पे अपन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अपने पास हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सारे समझदार हैं, है ना। और कोई समझदार नहीं भी होगा तो बोलेगा नहीं अभी। ठीक है, हाँ चले देखें। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात। कब स्थापना हुई थी? अरे एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अभी तो बोला आनंद गुजरात। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, करनाल हरियाणा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, इसके बाद देखो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, कहाँ है? आनंद में। और इसकी स्थापना से अपने को कोई मतलब नहीं है, फिर भी ध्यान रखना इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। इसके 3-4 फेजेज है कि अमूल को मॉडिफाइड किया गया था, और वास्तविक जो स्वरूप आज के टाइम आपके सामने है वो 1987 में आया था। जो अमूल आज आप पूरे भारत में प्रसिद्ध देख रहे हैं ना, ये वास्तविक रूप है अमूल का। और ये कब आया था? 1987 में आया था। इसी की बदौलत डॉक्टर वर्गीस कुरियन को
1989 यानी 1989 के अंदर क्या मिला था? वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, इसी के संदर्भ में मिला था। लेकिन अमूल की स्थापना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हो गई थी? 1946 में हो गई थी। लेकिन अपने इतना कोई काम का नहीं है, अपने सिर्फ इतना पूछा जाता है कि अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अमूल की फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो और कौन से इंस्टीट्यूट है अपने पास? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, और इज्जतनगर बरेली भी अपन इसको बोलते हैं। बरेली पर्टिकुलर है, ध्यान रखना, इस बरेली को कोष्टक में करना, ये बरेली पर्टिकुलर स्थान है जहां पर ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लगता है इज्जतनगर, और इज्जतनगर के बाद आप क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा देखो सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट मखदूम मथुरा, अभी सिर्फ सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं, स्टेट लेवल की बात अपन नहीं करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट जितने इंग्लिश में याद करोगे उतना फायदा में रहोगे, जितने इंग्लिश में याद करोगे उतने फायदे में रहोगे, क्योंकि केंद्रीय उपोष्ण उद्यानिकी इस तरह से जब भी वर्ड आते हैं तो थोड़े अटपीटे लगते हैं। लेकिन इससे अच्छा डायरेक्ट अगर आप वर्ड याद करते हैं ना, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म भी देता है, अगर इस तरह से शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है CSWRI, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि आपने पर्टिकुलर इंग्लिश में याद किया है। ठीक है, अगर आप हिंदी में याद करते जाते हैं और वहां पर दिया जाता है CSWRI कहां पर स्थित है, अगर वो CSWRI को हिंदी में भी लिखेगा तो वो ऐसे ही लिखेगा CS, ठीक है, फिर वो WRI, ठीक है, इस तरह से लिखेगा तो भी दिक्कत है अपने पास। तो अपन याद किस में करें? इंग्लिश में ही करें। सिर्फ इंस्टीट्यूट याद करने की बात बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट आप लोग याद करें इंग्लिश में। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक। अविका नगर, मालपुरा, टोंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। यहां पर एक और इंस्टीट्यूट रन करता है, यहां पर एक और इंस्टीट्यूट रन करता है, केंद्रीय पश्चिमी बकरी एवं चारा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पश्चिमी, ध्यान रखना, केंद्रीय पश्चिमी बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक में। फर्क क्या है? इसका जो एंट्रेंस है, अविका नगर मालपुरा का जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे तो आता है बकरी अनुसंधान संस्थान, वो भी कौन सा? पश्चिमी। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या? भेड़ अनुसंधान संस्थान। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, केंद्रीय पश्चिमी बकरी अनुसंधान केंद्र, और अपन चले जाते हैं किसमें? पश्चिम में। और पश्चिम में जाते ही अपने माइंड में आता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, जोधपुर वगैरह, ये अपने माइंड में आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मिड में है। कहाँ है? मिड में। मिड बोले तो मध्य राजस्थान के अंदर है। अब टोंक मध्य राजस्थान में है, लेकिन फिर भी अपन इसका जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? केंद्रीय पश्चिमी बकरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, संस्थान नहीं है, ध्यान रखना, केंद्र है, इतना सा ध्यान रखना भाई। चारा इसमें ऐड करते हैं अपन। ठीक है, तो एक तो ये रन कर रहा है, इसके अलावा रैबिट वगैरह यानी खरगोश के ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, आप अगर इसकी विजिट करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, खरगोश के ऊपर भी इसका काफ़ी सारा है। एक डुम्बा वेराइटी ये डेवलप कर रहा है अभी एट प्रेजेंट टाइम पर। अफ्रीका से एक जो वेराइटी आई थी डुम्बा नस्ल, आप लोगों ने देखी होगी। डुम्बा देखी कभी? डुम्बा ब्रीड ऑफ शिप नहीं देखी? देखी है? कैसी होती है? मोटी होती है। आजा 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 आजा, जल्दी आजा, टाइम वेस्ट मत कर। अच्छा, ये वाली स्पेशल फॉर मीट प्रोडक्शन, सबसे बेस्ट है मांस उत्पादन के लिए। हालांकि स्वादिष्ट नहीं है, क्योंकि जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। बस इसका जो बेक है, इस बेक में 40 किलो मांस है। इसके बेक में अप्रोक्स रहता है 40 से 50 किलो तक मांस रहता है। इसकी प्राइस 90 से 1,50,000 तक बिकता है मार्केट में। और सिर्फ राजस्थान में अविका नगर, मालपुरा, टोंक के अलावा ये और कहीं नहीं है। ठीक है, तो बेसिक है। इसके अलावा देखो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी पक्षी अनुसंधान संस्थान। पक्षी अनुसंधान संस्थान, एवियन का मतलब क्या होता है? पक्षी। पक्षी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? इज्जतनगर,
उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा। इसके अलावा सेंट्रल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोड़बीर बीकानेर। ठीक है, बस ये माइनर इंस्टीट्यूट अपने को यहाँ पर देखने थे। हेडिंग डालना पशुओं का वर्गीकरण, पशुओं का वर्गीकरण। ठीक है, चलने देना साथ का साथ पशुओं का वर्गीकरण। ठीक है, देखी है सर गूगल पर, तो गूगल पे ही दिखाऊंगा मैं, हाथ में लाके तो दिखाने से रहा। विनोद पंदार जी, बिल्कुल, जय भीम, बिल्कुल। चले देखें, अगला अपने पास आता है क्या टॉपिक, पशुओं का वर्गीकरण, पशुओं का वर्गीकरण। अब ना तो अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, ना अपन ऑलरिकल्चर पढ़ रहे हैं, तो अपने पास यहाँ पर एक ही वर्गीकरण रहेगा। ठीक है, एक ही वर्गीकरण रहेगा, वो भी किसके आधार पर, आमाशय यानी स्टमक के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं आमाशय के आधार पर पशु, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पूरी रामायण पहले सुन ले, फिर अपन अच्छे से इसको समझेंगे। आमाशय के आधार पर जब अपन पशुओं को वर्गीकृत करते हैं तो 3 भाग अपने सामने आते हैं। पहला आता है रूमिनेंट, दूसरा नॉन रूमिनेंट और तीसरा सूडो रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब होता है रोमैंथी, अरोमैंथी और आभासी रोमैंथी। आभासी का मतलब अगर अपन सीधा सा अर्थ देखें तो मिथ्या, असत्य, झूठ। सूडो का मतलब यही होता है, सूडो का मतलब होता है मिथ्या, असत्य, झूठ, अवास्तविक, अवास्तविक। कारण बताऊंगा क्यों अवास्तविक है। ठीक है, 3 प्रकार आते हैं अपने पास, जिसमें पहला प्रकार अपने पास क्या आता है, रूमिनेंट यानी रोमैंथी पशु। अब रोमैंथी पशु में क्या विशेषताएं होगी, रोमैंथी पशु का जो आमाशय होगा वो कितने भागों में डिवाइडेड होगा, 4 भागों में डिवाइडेड होगा। ठीक है, कौन कौन से, रूमन, रेटिकुलम, आमेजम और एबोमजम। रूमन, रेटिकुलम, आमेजम और एबोमजम। दूसरा अपने पास इसका जो स्पेसिफिक विशेषता रहती है, इनके जो खुर होते हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड रहते हैं। जितने भी जुगाली करने वाले पशु यानी रोमैंथी पशु उसे बोलते हैं जो जुगाली करते हो, और जितने भी जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके जो खुर होते हैं वो कितने भागों में डिवाइडेड होते हैं, 2 भागों में। नॉन रूमिनेंट की बात करें, नॉन रूमिनेंट पशु जैसे जुगाली नहीं करते हो, जुगाली नहीं करना, जैसे गधा जुगाली नहीं करता, घोड़ा जुगाली नहीं करता। ठीक है, अब अपने माइंड की अगर वास्तविकता देखें तो आप लोग कहेंगे घोड़ा जुगाली करता है सर, घोड़ा कभी जुगाली नहीं करता। घोड़ा अगर जुगाली करता तो एनी टाइम उसके मुंह पर भूसे का जो बोरा होता है वो बांध के नहीं रखते, पूरे दिन उसको खिलाते रहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कहने का आशय ये होता है कि जितने भी नॉन रूमिनेंट होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, शेर वगैरह, ये सारे नॉन रूमिनेंट है। नॉन रूमिनेंट में क्या होता है, स्टमक जो होता है सिर्फ एक ही भाग में होता है। जैसे आप लोग रूमिनेंट है या नॉन रूमिनेंट है, जैसे आप लोग सारे रूमिनेंट है या नॉन रूमिनेंट है, नॉन है, नॉन, यस, ठीक है, बिल्कुल आप नॉन रूमिनेंट हैं। कोई लोग अपवाद स्वरूप आ जाते हैं, है ना, जिसको चिंगम वगैरह चबाने की आदत होती है, गुटखा वगैरह चबाने की आदत होती है, उसका पेट जरूर बोल लेता है कि साहब थोड़ा नीचे भी आने दो, क्या ऊपर ही ऊपर चबाए जा रहे हो, है ना। रोमैंथी जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं कि अंदर का फूड जो होता है बाहर निकालते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको चबाते हैं, फिर वापस अपने लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह से प्रोसेस के जरिए निकालते हैं। ठीक, बेसिक चीज़ है। लेकिन नॉन रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं उनके खुर एक भागों में डिवाइडेड होते हैं या फिर पंजे के रूप में होते हैं। ठीक है, पंजा डिवाइडेड नहीं होता, पंजे का मतलब 5-6 उंगलियां वगैरह उसमें निकली हुई रहती है। ठीक है, दूसरी ये जुगाली नहीं करते। तीसरा इसका जो स्टमक होता है सिर्फ एक ही भाग में डिवाइडेड रहता है, और एक ही भाग होता है वो कौन सा, एबोमजम होता है, यानी आमाशय की जितनी भी क्रिया है सारी की सारी एबोमजम में होगी। तीसरा अपने पास आता है सूडो रूमिनेंट। कौन सा आता है, सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है, ये पशु जुगाली तो करता है, ये पशु जुगाली तो करता है, लेकिन जुगाली करता है इसका मतलब इसमें आमाशय के 4 भाग होने चाहिए थे, है कितने, 3 भाग है, कोई एक भाग अनुपस्थित है, और वो एक भाग अनुपस्थित कौन सा है, आमेजम। अब मैं आप लोगों को काम बताता हूं आमेजम का। आमेजम का काम होता है वाटर यूटिलाइजेशन, यानी जितना भी पानी है पानी का उपयोग करना। आपकी बॉडी में 50 to 60% वाटर है नॉर्मली। एनिमल बॉडी के फूड जो होता है, बॉडी नहीं, अपना जो फूड होता है पेट के अंदर जितना भी फूड है उस फूड के अंदर 50 to 60% यानी 50 से 60% क्या होता है,
पानी होता है, उस 50 से 60% पानी का 80% उपयोग जो करता है वो ऑर्गेनिज्म करता है। समझ गए? तो ऑर्गेनिज्म का मेन काम क्या है? पानी का उपयोग करना। अब अपन कहते हैं कि ऊंट लंबे समय तक बिना पानी पिए हुए सर्वाइव कर लेता है, यानी 6-7 दिन तक बिना पानी पिए हुए रह लेता है। कोई वसीय अम्लों का कॉन्सेप्ट लगाता है, कोई उसकी हम्प का कॉन्सेप्ट लगाता है, लेकिन अपने को इतना ध्यान रखना है, आप प्योर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्यों नहीं पीता 7 दिन तक पानी? कोई उसको प्यास नहीं लगती? जब प्यास नहीं लगती तभी तो पानी नहीं पीता। नॉर्मली आप सर्दी में कम पानी पीते हैं, क्यों? क्योंकि आपको प्यास नहीं लग रही है, जाहिर सी बात है। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है। अगर वाटर यूटिलाइज होता तो क्या होता? पसीना निकलता, है ना, यही होता। तो पसीना बन ही नहीं रहा सर्दी में, और पसीना नहीं बन रहा तो एक ड्रेस को 10 दिन पहन रहे हो, पहन रहे हैं ना। हाँ, वैसे ही कोचिंग का शर्ट बंद कर दिया तुम लोगों ने, बाकी तो सुबह शाम कोचिंग का शर्ट में, बाहर घूम रहे हो तो कोचिंग के शर्ट में मजे ले रहे हो, एक ही कोचिंग के शर्ट में पूरा साल निकाल दिया। ऐसा नहीं है? क्या करते थे? दिन भर पहनते थे, शाम को धोया सूखा दिया, सुबह के पहन लिया। मतलब देखो 7 दिन तो भी उसका उपयोग हुआ है, ठीक है। हाँ चले, कोई बात नहीं। तो वाटर यूटिलाइजेशन, ऑर्गेनिज्म का मेन काम क्या होता है? वाटर यूटिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म अनुपस्थित होता है किसमें? ऊंट के अंदर। ऊंट में ऑर्गेनिज्म अनुपस्थित होता है, इसीलिए ऊंट काफी दिनों तक बिना पानी पिए हुए आराम से सर्वाइव कर लेता है। तो ये बेसिक पॉइंट थे। अब अपन डालेंगे पर्टिकुलर पशुओं के प्रकार से, यहां से ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बंद नहीं करना है। पशु के टॉपिक अपन स्टार्ट कर लेते हैं, और पहला डालना पशु के प्रकार। बिल्कुल कैमल में होता है? नहीं होता है कैमल में। क्या तुम लोग आपस में मजे लेते रहते हो? एक कह रहा कैमल में होता है, तुम लोगों ने संसद छेड़ रखी है अलग ही तुम लोगों की दुनिया में। चले देखें, वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? आधार लिख लेना यहां पर, आधार आमाशय। किसके आधार पर करेंगे? आमाशय के आधार पर करेंगे। और आमाशय के आधार पर कितने प्रकार के पशु होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? रोमैंथी, आरोमैंथी, ठीक है, रोमैंथी, आरोमैंथी और आभासी रोमैंथी, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं, रोमैंथी, अरोमैंथी और आभासी रोमैंथी। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके ऊपर? रोमैंथी पशुओं के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? रोमैंथी पशुओं के ऊपर। तो हेडिंग अपन डालेंगे क्या? रोमैंथी यानी रूमिनेंट्स। रोमैंथी, ठीक है। चले पहचान लिख लो, रोमैंथी पशुओं की क्या क्या पहचान होती है। सबसे पहले देखो, रोमैंथी पशुओं की पहचान में क्या लिखोगे? खुर। और इनके जो खुर होते हैं कितने भागों में होते हैं? 2 भागों में, ठीक है। जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब समझ गए? ठीक है, किसी भी, हाँ वो करके बता रहा है, लक्षण आ रहे हैं धीरे धीरे, मुंह चला रहा है। हाँ तो भाई जुगाली करते हैं, वो बता रहा है कि मैंने इतना सा बोला कि लक्षण आ रहे हैं, सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लक्षण, ठीक है। चले, ये 16-21 क्या बोल रहा है? ये कौन सा रूट स्टॉक है? 16-21 नंबर देखो इसमें कमेंट में, 16-21, ठीक है। चले अगला देखो, आमाशय कितने भागों में विभाजित रहता है? आमाशय 4 भागों में विभाजित रहता है, ठीक है। कौन कौन से भाग? पहला भाग आता है कौन सा? रूमेन। दूसरा अपने पास आता है कौन सा? रेटिकुलम। और तीसरा आता है कौन सा? और चौथा? ठीक है, ये 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग, ठीक है।
रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमोजम। अब अपने को इसके पर्टिकुलर वर्गों के बारे में पढ़ना है कि किस किस भाग का क्या क्या काम है। ठीक है, तो पहला क्या हेडिंग डालोगे? रूमेन। और सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, पहला रूमेन होगा, दूसरा रेटिकुलम होगा, तीसरा ओमेजम होगा और चौथा एबोमोजम होगा। ये सीक्वेंस हमेशा आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, चले हेडिंग डालना रूमेन। रूमेन, ठीक है, चले देखें। रूमेन आमाशय का क्या है? प्रथम भाग है, प्रथम भाग। दूसरा इसका पॉइंट आप क्या याद करेंगे? सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग। ठीक है, आमाशय का प्रथम वे सबसे बड़ा भाग, आमाशय का प्रथम वे सबसे बड़ा भाग है कौन सा? रूमेन। और कितने प्रतिशत बड़ा है? 80%। यानी टोटल स्टमक का 80% सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रूमेन होता है। समझ गए? रूमेन आमाशय के 80% भाग पर फैला हुआ रहता है। यहां पर डायग्राम दे रखा होगा मैंने, ये वाला देखिए, पहला पोर्शन ये वाला दे रखा है रूमेन। ठीक है, ये पूरा का पूरा रूमेन है, ये वाला। ठीक है, यहां से छोड़ देना, ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, वापस नीचे की तरफ से इधर आ रहा है। टोटल 80% भाग पर क्या होता है? रूमेन होता है। आमाशय का कुल भाग का 80% भाग सिर्फ और सिर्फ एक भाग होता है, वो होता है रूमेन। इसके अलावा देखें और क्या पॉइंट रहता है इसमें? इसका कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण। और दूसरा कार्य क्या रहता है? आंशिक रूप से भोजन को पचाता है, आंशिक रूप से। ध्यान रखना, मैंने यहां आंशिक लिखा है। क्या लिखा है? आंशिक। आंशिक यानी आधा। आंशिक का मतलब क्या होता है? आधा या फिर कुछ भाग, कुछ मात्रा में क्या करता है? भोजन को भी पचाने का कार्य करता है। भाई जब तक भोजन इसके अंदर संग्रहित रहेगा तो यहाँ भी डाइजेशन की क्रिया चलती रहेगी, लेकिन डाइजेस्टिव जूस सेक्रेशन नहीं होगा, यानी डाइजेस्टिव जो रस होते हैं वो उनका स्राव नहीं होगा। और जब तक डाइजेस्टिव यानी पाचक रसों का स्राव नहीं होगा तब तक भोजन पूर्ण पाचित नहीं होगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? आंशिक रूप से, थोड़ी सी मात्रा में भोजन का पचाने का कार्य भी करता है, लेकिन मुख्य कार्य इसका क्या होता है? संग्रहण करता है। दूसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है? इसका टेम्परेचर। रूमेन का टेम्परेचर कितना रहता है? 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रूमेन का तापमान 39। इसके अलावा इसका पीएच कितना होता है? 5.8 टू 6.8। 5.8 टू 6.8 इसका क्या होता है? पीएच होता है। ठीक है, चले आज की राम कहानी यहीं खत्म करते हैं। कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, ध्यान रखना। एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन, पशुधन क्या होता है। पशुधन के अलावा दो क्रांतियां अपन ने मेजर देखी थी, श्वेत क्रांति और दूसरा रजत क्रांति। श्वेत क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन को बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। भाई श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दूध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित थी। इसके अलावा श्वेत क्रांति के क्या क्या उद्देश्य थे? तो 3 उद्देश्य अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, दूसरा ग्रामीणों का दूध का उचित मूल्य दिलवाना, और तीसरा क्या है? आर्थिक स्थिति सुधारना। ठीक है, इसके अलावा कितने चरणों में पूर्ण हुई थी? तो 3 चरण अपन पढ़ते हैं, 70, 80, 81, 86, 86 से 96। अब किसी बुक में अगर आप पढ़ते हैं ऊपर नीचे दिया होता तो कोई टेंशन मत लेना, एकदम सटीक डाटा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपने रजत क्रांति पढ़ी थी। रजत क्रांति का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी से। और किससे रिलेटेड है? भाई इंदिरा गांधी ने शुरू की थी तो इंदिरा गांधी व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, व्यक्तित्व कौन संबंधित है? इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। और दूसरा अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडे के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग भी काफी बार लिखा आता है, ध्यान रखना। पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन से संबंधित है। भाई अंडा वहीं से मिलेगा, डायरेक्ट अंडा नहीं आने वाला है। जब तक मुर्गियां नहीं पालोगे तब तक अंडा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चले तीसरी चीज अपन ने पढ़ी थी क्या? कुछ इंस्टीट्यूट,
ठीक है। इसमें मेजर जो इंस्टीट्यूट है एनिमल में, जो बार बार पूछे जाने वाले इंस्टीट्यूट है, वो मैंने अभी आप लोगों को करवा दिया है। पर्टिकुलर किसी ब्रीड से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट बचा हुआ है तो वो अपन क्या करेंगे, जब पर्टिकुलर ब्रीड पढ़ेंगे तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन वहाँ पढ़ेंगे। जैसे अपन गाय पढ़ते हैं तो गायों की पहले नस्लें स्टार्ट ना करके उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि गायों के बारे में क्या संदर्भ में कुछ पॉइंट अपन रख सकते हैं क्या, तो वो पॉइंट अपने को यहाँ देखने हैं। ठीक है, देखने के बाद उससे रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से प्रजनन केंद्र है, वो सारे अपन प्रजनन केंद्र यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। तीसरी चीज, इंस्टीट्यूट के बाद अपन ने डायरेक्ट पशुओं का वर्गीकरण किया था, और वर्गीकरण अपने आमाशय के आधार पर किया था। किसके आधार पर? आमाशय के आधार पर। आमाशय के आधार पर वर्गीकरण में अपन ने पशुओं को 3 भागों में विभाजित किया, रोमेंथी, अरोमेंथी और आभासी रोमेंथी। फिर देन नेक्स्ट अपन ने रोमेंथी पशु के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो रोमेंथी पशु के बारे में अपन ने क्या कहा था कि रोमेंथी पशु यानी रूमिनेंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। इनके खुर 2 भागों में विभाजित होता है और आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है, और आमाशय के 4 भाग रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमोजम, जिसमें सबसे पहला भाग अपन ने रूमेन की बात की थी। रूमेन क्या होता है? आमाशय का सबसे बड़ा और प्रथम भाग होता है जो भोजन के संग्रहण तथा आंशिक रूप से पचाने का कार्य करता है। इसका जो तापमान होता है वो 39 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसका पीएच होता है 5.8 टू 6.8 पीएच होता है, यानी हल्का एसिडिक होता है, लाइट एसिडिक या फिर हल्का अम्लीय। ठीक है, बेसिक पॉइंट कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कल की क्लास अपन कल करते हैं। थैंक यू सो मच।